कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ मिलिट्री ट्रक्स को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट कंटेनर को शहर से दूर ले जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, पर उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे शहर से दूर ले जाने के ऑर्डर्स मिले थे। इसमें क्या हो सकता है, इस बारे में दो सोल्जर्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से आती एक कार उनसे टकरा जाती है, जिससे होने वाले धमाके से वो कंटेनर उछलकर दूर गिर जाता है और वो ओपन हो गया। सोल्जर्स ने इसके बारे में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया, पर सामने से जवाब आया, वहाँ जो भी जिंदा है उन्हें लेकर फौरन वहाँ से भाग जाओ और जो घायल है उन्हें वहीं छोड़ दो। इससे पहले वो सोल्जर कुछ समझ पाता, उस कंटेनर से एक आदमी बाहर आता है जिसने पलक झपकते ही उसके सारे सोल्जर्स को मार डाला। वो जल्दी से भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। उन्हें लगा वो जो भी चीज है यहाँ तक नहीं आ पाएगी, पर तभी उस आदमी ने उन पर हमला कर उन्हें भी मार दिया। मरने के कुछ देर बाद वो सोल्जर्स फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। बदकिस्मती से लॉस वेगस शहर, जो दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, उनसे ज्यादा दूर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने उस शहर में जाकर वहाँ के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते पूरा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया और इस एरिया को क्वारंटीन करना पड़ा। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पूरे शहर पर बॉम्ब गिराए, हथियार बंद सैनिकों की पूरी फौज भेजी, लेकिन इस एरिया में आने वाला हर एक आदमी इन्फेक्ट होता चला गया। वायरस को रोकने की सरकार की हर मुमकिन कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद आखिर में उन्हें पूरे शहर को बंद करना पड़ा। अब ना कोई अंदर जा सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो चोरी करने के लिए इल्लीगली अंदर जाते थे। लॉस वेगस को पैसों का शहर कहा जाता था, पर वायरस की वजह से सबको अपने अपने घर और तिजोरी में पड़े पैसों को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा माना जाता था कि वहाँ के कसिनोस में अब भी इतने पैसे दफन हैं जो अगर किसी को मिल गए तो उसकी 7 पुश्तें ऐश की जिंदगी जी सकती थी। हम यहाँ स्कॉट नाम के एक एक्स मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं, जो कभी वेगस में एक मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, पर अब वो एक मामूली शेफ की नौकरी करता है। एक दिन वो रोजमर्रा की तरह अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि तनाका नाम का आदमी उससे मिलने आया है। तनाका कोई मामूली शख्स नहीं था, उसका स्कॉट जैसे आदमी से मिलना ही बड़ी बात थी। लॉस वेगस में उसके कई कसिनो हुआ करते थे, पर अब सब धूल खा रहे हैं। स्कॉट जानना चाहता था कि वो उसके पास क्यों आया है, जिसके बाद तनाका ने उसे बताया कि वो उसे एक खास काम सौंपना चाहता है। दरअसल क्वारंटीन जोन में आ रहे उसके एक कसिनो की तिजोरी में अब भी $200 मिलियन पड़े हुए थे, जिन्हें निकालने में उसे उसकी मदद चाहिए थी। स्कॉट को तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रही थी। इंश्योरेंस कंपनी उन 200 मिलियन समेत तनाका के नुकसान की भरपाई पहले से कर चुकी थी, जिसका मतलब तिजोरी में पड़े उन पैसों का ना कोई हिसाब है और ना कोई रिकॉर्ड। तनाका को कोई परेशानी नहीं होती अगर वो पैसे इसी तरह कुछ और सालों तक तिजोरी में पड़े रहते, पर सरकार अगले 4 दिनों में पूरे शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाली थी, जिसमें कसिनो समेत उसके सारे पैसे जलकर राख हो जाते। वो स्कॉट को इस काम को करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने स्कॉट को एक नक्शा दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब फैसला उसके हाथ में था कि वो ये काम करेगा या नहीं। इसके बाद हमें क्वारंटीन कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ वेगस से रेस्क्यू किए गए लोगों को रखा जाता था। यहाँ हम स्कॉट की बेटी केट को देखते हैं, जो लोगों की मदद करने का काम किया करती थी। रीटा नाम की एक औरत, जो केट की दोस्त भी थी, उसे बताती है कि कल वो क्वारंटीन जोन में जाने वाली है, जिस पर केट ने उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अंदर बहुत खतरा था। पर रीटा कहती है कि वो बस कुछ देर के लिए अंदर जाएगी और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वापस आ जाएगी। उसने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए देखा था। कई लोग अंदर गए और मालूम माल होकर वापस आए, पर केट उसे समझाती है कि अफवाहें झूठ है, आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं आया। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक गार्ड आता है। केट को गुस्से में देख उसे लगा कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, जिसके बाद उसने उन दोनों पर टेम्परेचर गन रख दी। उनकी बॉडी का टेम्परेचर तय की गई लिमिट से कम होता तो अपने आप गोली चल जाती, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता। इसी बीच वो गार्ड केट के साथ बदतमीजी करता है और उसे गलत जगहों पर छूता है, पर केट ने उसका हाथ झटक दिया और उसे खुद से दूर रहने को कहा, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। रीटा बोली, ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पर हमें बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उधर हम स्कॉट को देखते हैं, जिसकी एक बुरे सपने से नींद टूट जाती है। हर रात वो उसी दिन को याद करता था जिस दिन उसने इन्हीं हाथों से अपनी इन्फेक्टेड वाइफ की जान ली थी। उसने फैसला कर लिया कि वो ये काम करेगा, पर इसे अंजाम देने के लिए उसे एक टीम की जरूरत थी। तनाका ने उसे कहा, एक टीम बनाओ जिसमें एक तिजोरी तोड़ने वाला और एक पायलट हो, जो काम होने के बाद तुम्हें वहाँ से निकाल सके।
इसके बाद स्कॉट अपनी पुरानी दोस्त मारिया के पास जाता है, जो अब एक कार रिपेयर शॉप चलाती थी। उसने मारिया को इस ऑफर के बारे में बताया और कहा, आज तक हमने कितनों को बचाया, पर हमें बदले में क्या मिला, लेकिन इस बार हमें खुद के लिए कुछ करने का मौका मिला है। मारिया उसके साथ चलने को मान जाती है, लेकिन उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी। वो विल नाम के आदमी के पास जाते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज़ को मारने का एक्सपीरियंस था। सिर्फ वही था जिस पर वो इस पूरे मिशन में भरोसा कर सकते थे। फैसला हुआ कि तीनों 15-15 मिलियन डॉलर्स लेंगे और बाकी के 5 मिलियन को टीम के बाकी मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। इसके बाद वो मीरियन के पास जाते हैं, जो एक पायलट थी। उसे तो पैसे की इतनी जरूरत थी कि वो काम सुने बिना ही साथ आने को तैयार हो जाती है। इस तरह उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपनी टीम में शामिल किया, जिन्हें हथियार चलाना आता हो और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में उनकी मदद कर सके। सबसे आखिर में वो एक चोर के पास गए, जिसे तिजोरियों के बारे में सब कुछ पता था। साइमन को जब पता चला कि उसे लॉस वेगस के कैसीनो में रखी तिजोरी खोलनी है, तो वो मानो जैसे खुशी से झूम उठा। ये तिजोरी खोलना तो उसके बचपन का सपना था, क्योंकि ये तिजोरी किस्मत से नहीं, सिर्फ काबिलियत से खुलती थी और उसे पूरा यकीन था कि वो इतना काबिल है कि इसे खोल सके। इसके बाद उन सब ने अपने अपने हथियार बाहर निकाले, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका था। टीम के सभी लोग एक पुराने गैरेज में इकट्ठा होते हैं, जहां तनाका उन सबको अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक का सारा प्लान समझाता है। प्लान सिंपल था, उन्हें अपना रास्ता क्लियर करते हुए अंदर जाना है और फिर उस तिजोरी को खोलकर उसके अंदर पड़े सारे पैसों को बैग में भरकर हेलीकॉप्टर में लौट करके वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाना है। और ये सब उन्हें अगले 32 घंटों में करना होगा। लेकिन जब उनमें से एक को पता चला कि उन्हें क्वारंटीन जोन में जाना है, तो वो साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि वो इतने कम पैसों के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं था। वो वहाँ से चला गया और अब उनकी टीम में कुछ ही लोग बचे थे। सारी तैयारियां हो गई थी। हालांकि फिर भी क्वारंटीन जोन में घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब भी मिलिट्री फोर्सेस चारों ओर तैनात थी, जो उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देते। मदद के लिए स्कॉट अपनी बेटी के पास आता है, जो क्वारंटीन जोन में काम करती थी। वो उन्हें बड़े आराम से अंदर भेज सकती थी, लेकिन उसे मनाना स्कॉट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि केट अब तक स्कॉट से इस बात को लेकर नाराज थी कि उसकी मोम के जाने के बाद उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और कभी उससे मिलने भी नहीं आए। स्कॉट केट को बताता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 15 मिलियन डॉलर्स दूंगा। जिसके बाद केट उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। उसी रात हम उसकी दोस्त रीटा को देखते हैं, जो केट के मना करने के बावजूद लिली के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन तीनों को अंदर भेज दे। उधर विल साइमन को बंदूक चलाना सिखाता है, क्योंकि पूरी टीम में सिर्फ वही था जिसने कभी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा था, और वो नहीं चाहता था कि मिशन के दौरान वो किसी पर बोझ बने। उनकी टीम में मार्टिन नाम का एक और आदमी भी जुड़ जाता है, जिसे तनाका ने अपनी तरफ से उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। टीम में कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। केट उन्हें लिली से मिलवाती है, जिसे लोग पासपोर्ट के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो लोगों को पैसों के लिए अंदर भेजा करती थी। अपना काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसने रीटा के बच्चों को रोते हुए देखा। जब उसे पता चला कि लिली ने रीटा को अंदर भेज दिया, तो वो गुस्से में उसे जोर का घूंसा मारती है और उससे पूछती है कि तुमने उसे अंदर क्यों भेजा। अब इसमें लिली की भी कोई गलती नहीं थी। उसे नहीं पता था कि रीटा के 2 बच्चे भी हैं, और ना उसने ये बात उसे अंदर जाने से पहले बताई थी, वरना वो कभी उसे अंदर नहीं भेजती। स्कॉट कहता है कि अगर वो हमें मिली तो हम उसे वापस ले आएंगे, पर केट जानती थी कि वो सिर्फ वहाँ पैसों के लिए जा रहे हैं। अंदर जाकर उसे वापस लाना तो छोड़ो, उसे ढूंढेंगे भी नहीं। वो भी साथ चलने को कहती है, पर स्कॉट ने उसे साथ चलने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। लेकिन केट भी कम जिद्दी नहीं थी। वो बोली, अगर आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके जाने के बाद अंदर आऊंगी, तब तो खतरा और भी ज्यादा होगा। स्कॉट के पास उसे अपने साथ ले चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मजबूरन वो केट को भी टीम में शामिल कर लेता है। इसी बीच लिली ने उस बदतमीज गार्ड को उनकी ओर आते देखा और स्कॉट से कहा, उसने हमें देख लिया है, इसे भी अपने साथ ले चलना होगा, वरना ये बाहर जाकर सबको खबर कर देगा और हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसके बाद वो सभी एक सीक्रेट डोर से होते हुए क्वारंटीन जोन के अंदर जाते हैं। एरिया शुरू होते ही उन्हें अपने सामने ढेर सारी लाशें पड़ी मिलती हैं, जिन्हें देखकर साइमन के तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। लिली उन्हें बताती है कि ये लोग सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाए। जब बारिश होगी तब इन्हें देखना चाहिए, कुछ बूंदें गिरेंगी और ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। उन्होंने जितना सोचा था, ये शहर उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर को जीता जागता कब्रिस्तान बना दिया था।
थोड़ी दूर चलते ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लिली उन्हें तुरंत ही छुपने को कहती है। उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है जो इस रास्ते को गार्ड करता था, पर वायरस की वजह से उसके स्मेल करने की सेंस जा चुकी थी, इसीलिए वो उनकी मौजूदगी को भांप नहीं पाता और चुपचाप वहां से